अच्छा एडवोकेट बनने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, एक नाम बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो लोगों ने अक्सर क्रिमिनल केसेस सिर्फ टीवी मूवीज इन्हीं में ही देखे हैं, पर अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ क्रिमिनल केसेस कैसे होते हैं? मूवीज में जब मैं भी मतलब लॉ के अपने उसमें कॉलेज में था, तो मुझे भी लगता था कि टीवी में जो मैं अक्सर मूवीज में देखता हूँ, सीरियल्स में देखता हूँ, कोर्ट की प्रोसीडिंग वही है। एक दिन रात में 10 बजे मेरे एक दोस्त का फोन आता है और मुझे बोलता है कि यार एक केस आया है और क्या इसको ले लिया जाए। मीडिया और पुलिस का भी प्रेशर रहता है। देखो, मीडिया और पुलिस का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। संविधान और कानून के साथ पूरी निष्ठा और सत्ता के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को, समाज को डराने के लिए नहीं बनाया गया है, ना डरने के लिए बना है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहां आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एवरीवन, मैं पीहूर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए और भी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारी वीडियो में जुड़ चुके हैं एडवोकेट सचिन सिंह। तो हेलो सर। हेलो। सो सर, हम सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आपने लॉ फील्ड में आने का कैसे सोचा। एक एज अ एडवोकेट आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी लाइफ में, तब आपने एडवोकेट चुना होगा। तो आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए हमें। बिल्कुल। मैंने लॉ की मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने लॉ किया। उस टाइम में मैं बिजनेस देख रहा था। तो समाज में मैं अक्सर देखा करता था जो गरीब तबके के लोग थे या शोषित पीड़ित छोटे लोग थे, उनके साथ में हमेशा उनका शोषण होता था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते थे। तो मुझे लगता था, मतलब खुद से गिल्टी होती थी कि यार मैं इनके लिए क्या करूं। तो मैंने जब वकालत कर रखी थी, फिर मैंने सोचा, मैंने अपने गार्जियंस को बोला, मैंने कहा पापा मैं वकालत शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से फिर मैंने अपना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन करवाया एंड AIB क्लियर किया। वहां से एनरोल होने के बाद मैंने वकालत में जूनियरशिप, अपने जो सीनियर थे उनके अंडर में 2 वर्ष काम किया और 2 वर्ष काम करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया। फिर मुझे खुद के केसेस आने लगे, क्लाइंट्स का भरोसा जीतने लगा। तो वहां से मैंने स्टार्ट अपना वकालत की जर्नी शुरू कर दी। 2021 में मैंने वकालत में स्टार्ट किया था, अभी भी चल रहा है। सो सर, मैं बात करूं क्रिमिनल्स की, आप उसमें भी स्पेशलिस्ट हैं जी। तो लोगों ने अक्सर क्रिमिनल केसेस सिर्फ टीवी मूवीज इन्हीं में ही देखे हैं। जी बिल्कुल। पर अगर मैं बात करूं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ क्रिमिनल केसेस कैसे होते हैं? मूवीज में जब मैं भी मतलब लॉ के अपने उसमें कॉलेज में था, तो मुझे भी लगता था कि टीवी में जो मैं अक्सर मूवीज में देखता हूँ, सीरियल्स में देखता हूँ, कोर्ट की प्रोसीडिंग वही होगी। लेकिन जब मैंने कॉलेज में सिर्फ थ्योरी थी, ठीक है, थ्योरी अपना पढ़ो, सीखो, लॉज पढ़ो। उसके बाद जब मैं कोर्ट में आया, तो कोर्ट में आने के बाद मुझे 3 महीने तो फाइल पुटअप करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सब सीखने में लग गया। असल जिंदगी में बिल्कुल अलग है, क्योंकि कोर्ट जो मूवीज में होता है तो वो 1 घंटे 10 मिनट में ही अपना सारा
खत्म कर देते हैं कि हाँ जजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे न्यायालय में कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी लेट होती है, डेट्स होती हैं, बहुत सारी एविडेंस होते हैं, उसके बाद जाके कहीं जजमेंट तक आ पाता है, तो सालों लग जाते हैं। कोर्ट रूम भी अलग होता है, जैसा मूवीज में देते हैं उस तरीके का नहीं होता है, कोर्ट रूम भी अलग होते हैं, तो काफी कुछ अलग है, मूवीज से बिल्कुल अलग है। तो सर अगर हम बात करें अब प्रेशर की, तो काफी प्रेशर बन जाता है क्रिमिनल केसेस में, क्लाइंट बिल्कुल प्रेशर डालता है, बिल्कुल। तो क्या क्लाइंट के साथ साथ मीडिया और पुलिस का भी प्रेशर रहता है? देखो, मीडिया और पुलिस का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, स्पेशली पुलिस का तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है। पुलिस जनता की और कानून की सेवक है, रक्षक भी है, और हमें जनता को न्याय दिलाने के लिए काम करना होता है। हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं, जितना पावर बार का है उतना ही बेंच का है, कोर्ट्स का है, क्योंकि बिना एडवोकेट के कोर्ट काम नहीं कर सकता है, और बिना कोर्ट के एडवोकेट काम नहीं कर सकता है। तो मीडिया वगैरह का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हमारे ऊपर क्लाइंट्स का प्रेशर होता है, क्योंकि क्लाइंट्स अपनी एक उम्मीद, लास्ट उम्मीद लेके आता है, एडवोकेट को हायर करता है, पूरा भरोसा उसके ऊपर करता है कि उसको न्याय मिलेगा। इनोसेंट भी होते हैं, दोषी भी आते हैं, लेकिन हमारे लिए जो आता है, हम उनको न्याय दिलाने की जो सही होता है। मैं अपनी वकालत, मतलब हर एक वकील को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी वकालत में जो भी उनके पास क्लाइंट आते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से उसका पक्ष रखें। तो प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। सर मैं ऐसे ही बात करूँ अगर फैमिली केसेस की, तो हम काफी बार देखते हैं कि फैमिली केसेस इमोशनली होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अगर मैं करूँ आपके बैलेंस करने की बात, तो आप इमोशनली और लॉस को कैसे बैलेंस करते हो फिर उस टाइम पे फैमिली केसेस में? हम भी इमोशनल, हम भी फैमिली वाले हैं, तो हमारे भी इमोशंस हैं। बाकी क्लाइंट की चीजें हम सुनते हैं, उसके साथ में क्या हुआ है और कैसी फैमिली से बिलोंग करता है वो, क्या क्या चीजें वो फेस कर रहा है, तो उसको हम सिंपैथी भी देते हैं। और कभी कभी क्लाइंट्स इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो रो देते हैं, तो वहां भी हम भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अदालत में इमोशनल नहीं चलता है। अदालत में तो जो आपके विटनेस हैं, एविडेंस हैं, उन्हीं पे सारा कुछ होता है, उन्हीं पे आपको जजमेंट्स होते हैं, उन्हीं पे ऑर्डर्स होते हैं। तो क्लाइंट्स को तो हम सिंपैथी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, सच के साथ खड़े होते हैं। तो सर मैं अगर बात करूं कि हर कोई क्रिमिनल बचपन से तो होता नहीं है, वो कुछ उसके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं या तब जाके वो क्रिमिनल बनता है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपके नजरिए से पूछना चाहूँ तो आप क्रिमिनोलॉजी के बारे में पूछना चाहती हैं? हाँ जी। क्रिमिनोलॉजी का मैंने स्टडी की अपने, मतलब जब मैं लॉ की स्टडी कर रहा था, तो वहां पे मैंने सीखा कि अपराध कैसे होता है, कौन करते हैं अपराध, और अपराधी कैसे बनते हैं, और अपराध को रोका कैसे जाए। तो अपराध की कई प्रवृत्तियां हैं, कई नेचर हैं। अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। अपराध की 4 प्रवृत्तियां हैं जो मैंने स्टडी की है। एक होती है परिस्थितिवश। कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें अपराध करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास कोई हमला कर रहा है, तो अपना डिफेंस करेंगे ना, और डिफेंस में हम सोच के नहीं करते कि नहीं मुझे इसके हाथ में मारना है या सिर में मारना है, हमें जो समझ में आता है उस वक्त हम वो कर देते हैं। तो वो परिस्थितिवश अपराध होता है। दूसरा होता है इरादतन और पेशेवर। उनका पेशा ही है, गिरोह बना के जो अपराध करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं या माफिया होते हैं, लूटपाट करते हैं, तो वो इरादतन और पेशेवर होते हैं। तीसरे होते हैं जुवेनाइल, जो बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, माता पिता की कमी के कारण देखभाल नहीं करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी बच्चों की अशिक्षा, अज्ञानता, या हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में बच्चे बहुत ज्यादा नशे की लत में लगे हुए हैं, तो हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए। तो बच्चों से अपराध होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है जो सबसे लास्ट का है, वो होता है व्हाइट कॉलर अपराधी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं जो दुराचार और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, वर्किंग प्लेस पे देखा होगा, पुलिस में भी देखा होगा। हमारे कोर्ट के
न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो कर्मचारी होते हैं उनको आपने देखा होगा कि मतलब वो व्हाइट कॉलर अपराधी होते हैं, बाद में जब उनके राज खुलते हैं तो जेल जाते हैं, सजा होती है। बिल्कुल। तो अपराध की क्रिमिनोलॉजी में हमने यही, और इसको रोकने के लिए मेन भूमिका होती है पुलिस की और माँ बाप की और हमारे समाज की। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कानून के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को आज के समय में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि समाज में अपराध कैसे रोकें, कानून को इतना कठोर बनाना चाहिए और त्वरित न्याय दिलाना चाहिए जिससे कि अपराध रुक सके। तो सर अगर मैं ऐसी बात करूँ फैमिली केसेस में लेके, तो डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हमें फैमिली केसेस में देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं इसमें गलती की पूछूं तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती कपल्स क्या करते हैं या उनकी क्या गलती रहती है? कपल्स की मेन गलती होती है कि वो एक दूसरे को समझते नहीं है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। जब हमारी शादी हुई है, हम रिलेशनशिप में हैं या हम घर में साथ में फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो हमें फैमिली को लेके भी चलना है। हमारे लिए पेरेंट्स भी फर्स्ट हैं और लड़की भी अपना घर छोड़ के, अपने पिता का घर छोड़ के आपके भरोसे आ रही है। तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम लड़की को नीचा ना दिखाएं। कभी मेन रीजन तो यही होते हैं कि लड़की को नीचा दिखाना, या हम सोचते हैं कि लड़की जो जिससे हमारी शादी हुई है वो आत्मनिर्भर ना बन जाए, है ना। तो यही मेन रीजंस होते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स के। और डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स के केसेस में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी केसों में 10 से 12 साल लग जाते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद होती है। तो मैं डाइवोर्स के लिए तो लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि आप शादी करते हो या किसी से प्यार करते हो तो आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। और डाइवोर्स लेने से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं, घर बर्बाद होते हैं। आज के टाइम में डाइवोर्स एक खेल बन गया है, गेम बन गया है। लोग शादी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी गलत होते हैं ना। लड़के का मैं ये नहीं कह सकता कि लड़के 100% सही है या लड़कियां 100% सही है। तो एलिमनी का गेम चल रहा है आजकल। शादी करिए, प्यार करिए, झांसा दीजिए, फिर उनसे दहेज के नाम पे पैसा ठगिए। तो ये भी डाइवोर्स का एक आजकल चल रहा है ट्रैप। बिल्कुल। तो डाइवोर्स अगर आप लेते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं, मारपीट देख रहे हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। पर सर हमें ना बहुत बार सुनते हैं काफी लोगों से, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। चक्कर लगा लगा के पागल हो जाओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये सच है या मिथ है, क्या है? बिल्कुल मिथ ही है ये। कोर्ट हमारी लास्ट उम्मीद होती है, डॉक्टर हमारी लास्ट उम्मीद होती है, और इन सब के ऊपर होता है हमारा गॉड। जब हमें कहीं भी समझ में नहीं आता तो हम लास्ट में गॉड के पास जाते हैं। कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको आपने एक शब्द सुना होगा, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप। उनको हमने भगवान का दर्जा दे रखा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के जिंदगी और मौत का जजमेंट करते हैं, फैसला करते हैं कि ये इनोसेंट है या ये गिल्टी है। और रही बात कोर्ट के चक्कर लगाने की, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ ही जाएंगे। जब आप किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे तो ना तो आपके पास पुलिस आएगी, ना आपको एडवोकेट के पास जाना है, ना ही आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। और कोर्ट की न्याय प्रणाली में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम लोग मूवीज में जो देखते हैं कि जल्दी ही काम हो जाता है, जल्दी ही सारा न्याय मिल जाता है हम लोगों को। असल में ऐसा नहीं होता है। केस फाइलिंग होता है। मैं इसी तरीके से आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में कि किसी भी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पुलिस जो ऑफेंस का प्लेस है वहां जाती है, वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद जो अपराधी होता है या जो दोषी है, लगता है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, तो उसकी अरेस्टिंग होती है, इंटेरोगेशन होता है। देन उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है, आरोप पत्र, जिसमें सारा लिखा जाता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे पकड़ा, सारी चीजें आती हैं उसमें। उसके बाद होता है चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग कोर्ट की एक प्रक्रिया है। पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं
सही लगाए हैं, या जो इसने अपराध किया है, जो उसकी चार्जशीट में आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या चार्ज इसके ऊपर धाराएं सेक्शंस बन रही हैं, वो चार्ज फ्रेमिंग होता है। चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद उसमें एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री या फिर आई विटनेस, वो होते हैं। उसके बाद होता है जो भी एविडेंस है, उनके बाद आता है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, पूछताछ, कि हाँ इन्होंने अपना जो जवाब दिया है, जो इन्होंने विटनेस दी है, वो सही दी है या गलत दी है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, देन जजमेंट होता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, डिपेंड करता है केस की नेचर कैसा है केस का। बाकी ऐसा नहीं है कि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लेट है, ये नहीं है, या कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लास्ट होप कोर्ट ही होता है। लोग अक्सर कहते हैं जब कहीं पे भी उनको हल नहीं मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, या जब कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो लोग अक्सर यही कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। राइट सर। तो सर अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 11th-12th में हैं और वो इन फ्यूचर अपना फ्यूचर एडवोकेट बनने में देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करे, उन्हें क्या बिल्कुल, करना चाहिए? आफ्टर 12th भी हम एडवोकेट के लिए स्टडी कर सकते हैं, लॉ के लिए। BLLB 5 years का होता है, और अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिए तो 3 years का प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम मास्टर्स भी कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट। तो हमने जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स किया, स्टडी की। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया AIB का एंड एनरोल्ड हुआ, एंड आफ्टर दैट फिर मैं एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो गया। क्योंकि आप स्टडी करके आते हो तो आप लॉयर हो सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, लेकिन कोर्ट में आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट से आपने लॉ का एग्जाम या स्टडी करी है, जहां भी आप रहते हो, वहां का एग्जाम दे करके पंजीकृत करा करके आप एडवोकेट खड़े हो सकते हो। और एडवोकेट में भी कई तरीके होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, सिविल होते हैं, टैक्सेशन के होते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। लीगल एडवाइजर काफी सारी रेपुटेटेड फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें भी आप काम कर सकते हो। तो सर जैसे हम काफी उन बच्चों से सुनते हैं, कहते हैं कि चैम्बर्स जो बनते हैं या मिलते हैं, या यंग लॉयर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। हाँ, उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति एज एन एडवोकेट इनरोल होकर के नया नया आता है, सबसे पहले तो वो इंटर्नशिप करता है। उसके पास नए क्लाइंट्स तो होते नहीं है, उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग भी नहीं पता होती है, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो नहीं पता होता है। तो सीनियर्स जो एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं, जो पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको रखते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, नए को सिखाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे जूनियर सबके लिए सबसे कठिन है कि अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने भी 2 से 3 साल बिना अर्निंग के काम किया है। डेली का मतलब कहना पड़ता है मुझे 200, 300, 500 तक में लोग काम करते हैं, तब जाके मतलब आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, एक नाम बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं। और वहां सबसे ज्यादा होता है धैर्य। तो जूनियर्स के लिए सीनियर्स को मनाना, उनके पास जाना, मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मेरे जो सीनियर थे उनके पास लगातार मैं 15 डेज केवल चैम्बर में मिलने जाता था कि सर मुझे आपके साथ में काम करना है। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि कमर कस लो पहले अच्छे से, देख लो। लोग भाग जाते हैं, ज्यादा नहीं टिक पाते हैं, होता है अक्सर ऐसा। जब अर्निंग नहीं होती है तो लोग भाग जाते हैं, कभी कभी समझ में भी नहीं आता कैसे काम करना है, कभी कोई दिशा समझ में नहीं आती हम कौन से फील्ड में काम करें। जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा टफ है ये। बाकी जूनियर्स को मैं यही कहूंगा कि अपने जो सीनियर हैं, अर्निंग को छोड़ दें आप, क्योंकि जब आप अच्छे से काम करना सीख जाएंगे 2-4-5 साल में तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और सबसे ज्यादा होता है कि हमारा व्यवहार, लोगों तक हमारा क्या व्यवहार जा रहा है, कि हाँ इनका नेचर कैसा है, कैसे ये काम करते हैं, ये लॉयल है अपने काम के प्रति कि नहीं है।
ये चीज मेन फैक्ट्स हैं। जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, सीखेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अर्निंग्स भी आएंगी। तो सर मैं बात करूँ केसेस को लेकर, तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा केस आया है जिसे सोचकर आपको भी लगा हो कि ये तो बहुत क्रिटिकल केस है, या थोड़ा बहुत आपको भी सोचना पड़ा हो उसके बारे में? बहुत सारे केसेस आते हैं क्रिटिकल। सबसे पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं वकालत के 2 साल 3 साल कंप्लीट कर चुका था, सीनियर के अंडर में काम कर रहा था, जूनियरशिप में, तो मेरे पास खुद के तो केसेस थे नहीं, उनके ही केसेस थे। वही फाइलिंग करना, देखना, डेट्स लेनी, यही हमारे काम थे। एक दिन रात में 10 बजे मेरे एक दोस्त का फोन आता है और मुझे बोलता है कि यार एक केस आया है और क्या इसको ले लिया जाए, हम दोनों मिलके कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, ले लो। काफी सारे सेक्शंस थे उसमें। 420 था, गैंग रेप था, पॉक्सो था, 3/4, 3/4, पॉक्सो, देह व्यापार वगैरह ऐसे केसेस थे जिसमें पिटिशनर जो है पुलिस अधिकारी ही थे। काफी हाईलाइट केस था, मीडिया में बहुत चर्चित था। तो उस केस में जो एक्यूज थे, उसमें से 6 एक्यूज थे। 6 एक्यूज में से एक एक्यूज मेरा था, एक क्लाइंट था मेरा, वो जेल में बंद था 4 महीने से। उनकी फैमिली से मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने केस की फाइल ली। एक्सपीरियंस कुछ था नहीं क्रिमिनल का, कभी करा ही नहीं था, लेकिन अगर सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ले ली फाइल, पूछा एक दूसरे से, डिस्कस किया, बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत टाइम भी लगा केवल स्टडी में, ताकि उसको बेल आउट बाहर कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो उस केस में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जहां पे पैसा 2 रुपए खर्च होना है, वहां पे मैंने 10 रुपए खर्च किया, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था कहाँ पे कितना होना है, पूछता था। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसेस करी। लेकिन हाँ, लास्ट में जब सारी फाइलिंग हो गई, बेल के लिए मैंने आर्गुमेंट्स किए, गवाही दी, जो एविडेंस थे वो दिए, तो उसको समथिंग 15 से 20 दिन के अंदर बेल ग्रांट हो गई और वो बाहर आ गया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगे, नाम भी हो गया, जानने भी लगे लोग। तो सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, जो अभी बिगनर्स हैं एडवोकेट्स में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, उनको या समाज को? हाँ, दोनों को ही। बिगनर्स को मैं यही संदेश दूंगा कि आप लॉ की अच्छे से पढ़ाई करिए और स्टार्टिंग में पैसा कमाने की ना सोचिए, क्योंकि लोग नए नए आते हैं तो वो ये सोचते हैं यार मुझे पैसा और पावर बहुत जल्दी, नाम कमाना है, बहुत जल्दी पैसा कमाना है। राइट। तो वकालत में ऐसा नहीं हो पाता है। ना तो आप बहुत जल्दी नाम कमा सकते हैं, ना ही आप पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा, एक वकील का कर्तव्य, उसका फर्ज, और लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि वकील ईमानदार होना चाहिए अपने पेशे से। सिर्फ पेशा ही नहीं कि नहीं वकालत थी, अपने पेशे से, अपने पेशे के प्रति, अपनी क्लाइंट के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और संविधान और कानून के साथ पूरी निष्ठा और सत्यता के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को, समाज को डराने के लिए नहीं बनाया गया है, ना डरने के लिए बना है। कानून और पुलिस और न्यायालय, वकील लोगों की सुरक्षा, न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, न्याय के पुजारी हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।